हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड्स और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रपोजल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? तो रिसर्च प्रपोजल एक डिटेल्ड प्लान होता है जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में होता है। ये आउटलाइन करता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को, रिसर्च की मेथोडोलॉजी को और सिग्निफिकेंस को स्टडी के। ये एक वेल क्राफ्टेड प्रपोजल जो होता है वो हेल्प करता है कि अप्रूवल को सिक्योर करने में, फंडिंग के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है और ये सपोर्ट करता है रिसर्च को। तो अब रिसर्च प्रपोजल के की कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइटल। तो टाइटल में हमारा आता है डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल जो है एक डिस्क्रिप्शन देता है, एक कंसाइज होना चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए टाइटल, जो कि क्लियरली कन्वे करे कि हमारी रिसर्च का फोकस किस चीज़ के ऊपर है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस। तो ये जो हमारा टाइटल होता है ये स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियर आइडिया, इससे हमें आई टाइटल से हमें क्लियर आइडिया मिलना चाहिए कि रिसर्च का टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये एक ब्रीफ समरी होती है रिसर्च प्रपोजल की। इसमें रिसर्च का क्वेश्चन भी होता है और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं रिसर्च के मेथड्स भी होते हैं और पोटेंशियल सिग्निफिकेंस क्या होता है रिसर्च का, वो भी इसी में ही एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्रोवाइड करता है कि हमें क्विक ओवरव्यू मिल जाता है हमें रिसर्च का, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि रिसर्च का स्कोप क्या होगा और रिसर्च का रेलिवेंस क्या है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में होता है कि ये इंट्रोड्यूस करता है रिसर्च के टॉपिक के बारे में। ये हमें बैकग्राउंड इससे हमें बैकग्राउंड मिलता है इंफॉर्मेशन का इससे हमें बैकग्राउंड मिलता है, जो कि एक ये सेट करता है एक कॉन्टेक्स्ट हमारी स्टडी के लिए। अब इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस है कि ये एस्टेब्लिश करता है सिग्निफिकेंस। यार ये सिग्निफिकेंस किस बारे में होती है? ये सिग्निफिकेंस होती है रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी वजह से हम रैशनल स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें रिव्यू करते हैं हम एग्जिस्टिंग रिसर्च को जो कि रिलेटेड टॉपिक से होती है। जैसे हमारी रिसर्च मान लीजिए कॉफ़ी के ऊपर है, तो हम कॉफ़ी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम रिव्यू करते हैं। इसमें इसकी वजह से हम हाईलाइट कर सकते हैं जो कि नॉलेज के अंदर गैप होते हैं, हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं और हम अपनी करंट स्टडी को सिचुएट कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारी स्टडी को एक ब्रॉडर एकेडमिक कंटेक्स्ट भी मिलता है। अब लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो ये डेमोस्ट्रेट करती है फैमिलियरिटी को, किससे कि इससे हम जो हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है उससे हम familiar हो जाएं, हमारे को उसके बारे में आइडिया लग जाए कि हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या है। जो रेलिवेंट लिटरेचर होती है उसकी वजह से ये फेमिलियरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है और ये जस्टिफाई करती है कि हमारा रिसर्च के प्रपोजल की नीड क्या क्या है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन। तो रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन जो है ये क्लियरली बताता है रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम क्या है और रिसर्च हम किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, हमारी जो स्टडी है वो किस चीज़ के ऊपर है। इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये फोकस्ड होता है और ये डायरेक्शन देता है हमारी रिसर्च को, जिसकी वजह से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो है सेट कर सकते हैं कि हमारे को इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है और इस टॉपिक के ऊपर हमें कम इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब सिक्स्थ आता है हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रिसर्च की जो कि एप्लीकेबल होती हैं। अगर वो एप्लीकेबल हुई तो हाइपोथेसिस तो हमारी ट्रू आएगी और अगर वो एप्लीकेबल नहीं हुई तो हमारी हाइपोथेसिस नल और वॉइड मानी जाएगी। ये हाइपोथेसिस एक तरीके की प्रिडिक्शंस होती हैं जिनको हम बाद में टेस्ट करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव्स बनाने का,
तो इसकी वजह से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमारी रिसर्च का एम क्या है, हमारी रिसर्च किस चीज़ के ऊपर है, जिसकी वजह से हम अचीव कर सकते हैं स्पेसिफिक कि हम अचीव कर सकते हैं, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रिडिक्शंस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी, तो ये हमारे को बताता है कि हम कौन सा मेथड और प्रोसीजर यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए। इसके इंक्लूड करता है रिसर्च डिज़ाइन को भी, कि हमारी रिसर्च का क्या डिज़ाइन होगा, सैम्पलिंग के कौन कौन से हम मेथड यूज़ करेंगे, डेटा कलेक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, और एनालिटिकल प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये हमें एक रोड मैप देता है कि हमारी रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाएगी, और ये इंश्योर करता है कि जो हम मेथड चुन रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, ये अप्रोप्रिएट है हमारी रिसर्च क्वेश्चन के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा एनालिसिस प्लान। तो ये डेटा एनालिसिस प्लान जो है, ये आउटलाइन करता है कि हमारा डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा और वो कैसे किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा। इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट को इंक्लूड करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब डेटा एनालिसिस प्लान की इम्पोर्टेंस होती है कि ये इंश्योर करता है कि हमारे पास एक क्लियर प्लान हो, जिसकी वजह से हम अपने डेटा को इंटरप्रेट कर सकें और कंक्लूजन निकाल सके। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन। तो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी रिसर्च का पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, और हमारी जो स्टडी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी हमारी फील्ड के अंदर। इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये जस्टिफाई करती है रिसर्च की इम्पोर्टेंस को, रिसर्च के पोटेंशियल बेनिफिट्स को, जो कि एकेडमिक हो सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिट हो सकते हैं, और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन जो है, ये प्रोवाइड करती है एक शेड्यूल को, जो कि रिसर्च के लिए होता है हमारा। तो ये इंक्लूड करती है उन माइलस्टोन्स को और डेडलाइंस को, जो कि हमारे को हर प्रोजेक्ट के फेज में हमें करना होता है। इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रिसर्च कैसे कंप्लीट करी जाएगी, और कंप्लीट करी जाएगी वो भी एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर। और ये हमें हेल्प करता है ताकि हम मैनेज कर सके अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो पहला है डेवलप अ क्लियर रिसर्च आइडिया। तो इसमें हमें रिफाइन करनी होती है अपने रिसर्च के टॉपिक को एक फोकस्ड क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम के अंदर, जो कि इंश्योर करता है कि ये ओरिजिनल हो क्वेश्चन, और सिग्निफिकेंट भी हो, यानी कि इम्पोर्टेंट भी हो। सेकंड, कंडक्ट थ्रू अ लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें हमें गैदर करनी होती है और रिव्यू करने होते हैं लिटरेचर को, जो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है हमारी रिसर्च के लिए, और इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉलेज में क्या क्या गैप है, और हमारी स्टडी किन गैप को फुलफिल करके उनके रिजल्ट देगी। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन। तो हमें क्लियरली डिफाइन करने चाहिए हमारी रिसर्च का क्या इंटेंट है, और हम अपनी रिसर्च से क्या अचीव करना चाहते हैं, ये हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। और हमें फॉर्मुलेट करनी चाहिए स्पेसिफिक रिसर्च के क्वेश्चन को और हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट हमारा आता है डिज़ाइन द रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इसमें हमें चूज करना होता है एक अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड को, जिसकी वजह से हमें चूज करना होता है एक अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड को, जो हमारी रिसर्च पे लागू हो, और डेटा कलेक्शन के टूल्स को, कि हम डेटा कलेक्शन के कौन कौन से टूल्स, और डेटा कलेक्शन के लिए हम कैसे कौन से टूल्स यूज करेंगे, जिससे कि हम डेटा को कलेक्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें। फिर हम एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे, जो कि आउटलाइन करेगा रिसर्च की डिज़ाइन को, कि हमारी रिसर्च का क्या डिज़ाइन रहेगा, हमारा सैंपल क्या रहेगा, और डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिपेयर द प्रपोजल डॉक्यूमेंट। तो ऑर्गेनाइज करना होता है इसमें प्रपोजल को,
प्रिपेयर द प्रपोजल डॉक्यूमेंट, इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रपोजल को एक सेक्शंस के अंदर, और इन सेक्शन में उनका टाइटल दिया जाता है, उनके बारे में एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है और इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फिर लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, रिसर्च प्रॉब्लम उसमें डिफाइन करी जाती है, हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एक मेथोडोलॉजी चूज करी जाती है और डेटा एनालिसिस का प्लान बनाया जाता है। फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हमारे रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या होगी। फिर हम टाइमलाइन बनाते हैं कि हमारे को अपनी रिसर्च एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर पूरी करनी है। और फिर हम लास्ट में बजट और रेफरेंस बनाते हैं कि हमारी रिसर्च के लिए क्या बजट रहेगा और कौन कौन से हम रेफरेंस यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है रिव्यू एंड रिवाइज। तो हमें रिव्यू करना चाहिए अपने प्रपोजल को क्लैरिटी के लिए, कोहेरेंस के लिए और कंप्लीटनेस के लिए। और हमें अपना जो रिसर्च है वो रिवाइज करते रहना चाहिए, जो कि फीडबैक के ऊपर हो। और वो फीडबैक जो है वो पीयर्स और एडवाइजर्स के थ्रू मिल जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइनलाइज एंड सबमिट। तो जब हम इंश्योर हो जाते हैं, जब हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि जो हमारा प्रपोजल है वो हमारी गाइडलाइंस को मीट कर रहा है और रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, जो कि फंडिंग एजेंसी ने सेट करी है, इंस्टीट्यूशन ने सेट करी है या फिर रिव्यू बोर्ड ने सेट करी है, तो हम उसे सबमिशन के लिए देते हैं रिव्यू बोर्ड के लिए। रिव्यू बोर्ड को हम सबमिट कर देते हैं अपनी रिसर्च को। नेक्स्ट हमारा आता है इवेल्युएटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल को इवेल्युएट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसमें देखी जाती है क्लैरिटी एंड फोकस। तो इसमें सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना होता है कि जो रिसर्च की प्रॉब्लम है या रिसर्च क्वेश्चन है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइंड हो और फोकस्ड हो। और जो नेक्स्ट हमारा आता है जो प्रपोजल है वो प्रेजेंट करता है हमारा वेल आर्टिकुलेटेड रिसर्च की प्रॉब्लम को। तो हमारा जो प्रपोजल है वो रिसर्च की प्रॉब्लम को दर्शाता है और ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी दर्शाता है जो कि रेलिवेंट और फीजिबल होते हैं हमारी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें हम एग्जामिन करते हैं डेप्थ में के रिलेटेड लिटरेचर को जो कि हमारी रिसर्च से रिलेटेड होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम रिव्यू जो होता है, इसका जो रिव्यू होता है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाना चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। और इसमें जो ये देखा जाना चाहिए कि नॉलेज के अंदर कौन कौन से गैप आ रखे हैं जिसकी वजह से हमें ये रिसर्च करनी पड़ी है। नेक्स्ट आ जाता है मेथोडोलॉजी। तो इसमें हम असेस करते हैं अप्रोप्रिएटनेस अपने रिसर्च डिज़ाइन की या फिर अपने रिसर्च मेथड की। तो ये जो मेथोडोलॉजी होती है ये वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए, फीजेबल होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आंसर करने के लिए सारे के सारे रिसर्च क्वेश्चन को। और ये इंक्लूड करता है कि इसमें क्लियर डेटा कलेक्शन होना चाहिए और एनालिसिस का प्रोसीजर भी क्लियरली होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। तो इवेल्युएट करते हैं हम पोटेंशियल सिग्निफिकेंस को कि हमारी रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा और हमारी रिसर्च क्या कंट्रीब्यूशंस देगी। इसका जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रपोजल होता है वो क्लियरली बताना चाहिए कि रिसर्च जो है नॉलेज के लिए है, कि रिसर्च जो है कौन सी नॉलेज को एडवांस करने के लिए है या फिर कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज के लिए करी गई है या फिर स्टेक होल्डर के बेनिफिट्स के लिए करी गई है। ये हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए अपनी रिसर्च में। नेक्स्ट आता है फीजिबिलिटी। तो इसमें हम रिव्यू करते हैं फीजिबिलिटी को। और ये फीजिबिलिटी को जब हम रिव्यू करते हैं तो ये रिव्यू होता है प्रपोज्ड रिसर्च के बारे में, जो कि इसमें इंक्लूड होता है कि हमारा रिसर्च का टाइमलाइन क्या रहेगा, रिसर्च का बजट क्या रहेगा और कौन कौन से हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे रिसर्च के अंदर। तो इसका क्राइटेरिया होता है जो ये रिसर्च होती है ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये इम्पॉसिबल कोई टारगेट नहीं हमें रखना चाहिए, हमें रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए। और ये जो रिसर्च है ये अचीवेबल हो हमारे गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। कि जो हमारी रिसर्च है ये हम 1 साल के अंदर करेंगे, तो हमारी जो रिसर्च है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और हमारी रिसर्च का बजट क्या रहेगा और कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड ओरिजिनलिटी। तो इसमें हम
ये देखते हैं कि रिसर्च की ओरिजिनलिटी क्या है और कौन कौन से इनोवेटिव एस्पेक्ट है रिसर्च का। इसका जो क्राइटेरिया होता है, ये जो प्रपोजल होता है, ये प्रेजेंट करना चाहिए नोवेल आइडियाज को या फिर उन अप्रोचेस को जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं न्यू इंसाइट्स से या फिर एडवांसमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, फील्ड की एडवांसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन। तो हमें चेक करना चाहिए कि कौन कौन सी एथिकल कंसिडरेशन रिलेट करती हैं हमारी रिसर्च से। इसका जो क्राइटेरिया है, ये प्रपोजल जो होता है, रिसर्च प्रपोजल जो होता है, ये एड्रेस करने चाहिए सारे एथिकल इश्यूज को, सारी, और इंक्लूड करने चाहिए पार्टिसिपेंट की कंसेंट को, डेटा प्राइवेसी को, और पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी ये इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।